कैसे हैं आप सब लोग। IAS हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से संबंधित कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है मैकियावेली। इससे पहले दोस्तों हमने प्लेटो पे चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और पहले उसे देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैकियावेली के राजनीतिक विचार। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे UPSC द्वारा विगत वर्षों में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों जो UPSC ने 2012 में पूछा था, अर्थशास्त्र परंपरा और मैकियावेली द्वारा निरूपित यथार्थवादी परंपरा के बीच समान बिंदुओं को उजागर कीजिए। 2014 में पूछा गया था दोस्तों कि मैकियावेली द्वारा मानव मामलों की अनुभविक प्रणाली का अनुप्रयोग समीप राजनीतिक विज्ञान के विकास के महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित कीजिए। 2018 में पूछा गया तो धर्म और राजनीति के संबंध में मैकियावेली के विचार। और दोस्तों 2020 में पूछा गया था कि मैकियावेली की धर्मनिरपेक्षता। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के आधार पर आज हम मैकियावेली के महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं जो निकोलो मैकियावेली है उनके सामान्य जीवन परिचय। भारत के प्राचीन राजनीतिक व सैन्य चिंतन जो स्थान कौटिल्य को प्राप्त है, वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के प्रसिद्ध मैकियावेली को प्राप्त है। अर्थात दोस्तों जो स्थान भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन कौटिल्य का स्थान है, वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के रूप में मैकियावेली का स्थान है। मैकियावेली जो है इटली से है और मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। यह काल यूरोपीय पुनर्जागरण का काल था। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जिस वक्त मैकियावेली का जन्म हुआ था उसी समय यूरोपीय पुनर्जागरण का काल था। संभवतः उसकी समुचित शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई थी, परंतु इसे इतिहास तथा इटावली शास्त्रों का ज्ञान था। मैकियावेली ने 25 वर्ष की उम्र में शासकीय पद मिला तथा उसका सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुआ। सन 1527 में वह परलोक सिधार गए। तो दोस्तों ये थे मैकियावेली के जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों अब उसके जानते हैं उनके राजनीतिक विचार। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मैकियावेली युग के शिशु के रूप में। मैकियावेली के चिंतन पर उसके समय की परिस्थितियों का गहरा प्रभाव हुआ। यह गहरा प्रभाव देखकर ही डार्विन ने उसके संबंध में कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। अतः मैकियावेली के चिंतन को समझने के लिए उसके युग में उन तत्वों और उपलब्ध परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है जिन्होंने उसके चिंतन पर प्रभावित किया। अर्थात दोस्तों जिस वक्त मैकियावेली के जन्म हुआ उस समय यूरोपीय पुनर्जागरण का काल था। तो अर्थात जिससे उनके चिंतन में जो विभिन्न परिस्थितियाँ आई हैं उन्हीं से वो बहुत प्रभावित हुआ। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो पहला है दोस्तों पुनः जागरण आंदोलन। मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनः जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन के द्वारा प्रदान की गई प्रेरणाएं फलस्वरूप कला, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र के मध्ययुगीन आदर्शों के स्थान पर प्राचीन यूनानी और रोमन आदर्शों को प्रतिष्ठित किया जा रहा था। धर्म और नैतिकता के संबंध में जनता का दृष्टिकोण बदलता जा रहा था और वह धार्मिक दृष्टि से उदार
वैज्ञानिक होते जा रहा था। परलोक चिंतन के बजाय इहलोक चिंतन प्रमुख होता जा रहा था और मनुष्य उसका केंद्र बनता जा रहा था। अर्थात दोस्तों, जो पुनः जागरण आंदोलन था उसकी क्या थी, वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा था। वो उदार की अपेक्षा वैज्ञानिक होता जा रहा था और उसका जो चिंतन था वह परलोक न होकर इसी लोक या मनुष्य के केंद्र पर आधारित होता जा रहा था, जिसका प्रभाव मैकियावेली पर पड़ा। फ्लोरेंस वासी होने के कारण मैकियावेली पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने इससे प्रेरित होकर प्राचीन इतिहास के मान्यताओं से युक्त होकर मध्ययुगीन धार्मिक के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में सर्वथा नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। अर्थात दोस्तों, जो मैकियावेली के जो विचार था वो पुरानी प्राचीन न होकर नवीन व्यवस्था पर आधारित थी। ये सारे सिद्धांत पुनः जागरण युग के ही देन है, अतः उसे अपने युग का शिशु तो माना ही जाएगा। आइए दोस्तों दूसरा प्रभाव देखते हैं। दूसरा था निरंकुश राजतंत्रों का उदय। पुनः जागरण काल भारतीय राजनीतिक परिवर्तन का काल था। मध्य युग में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था अपनी उपयोगितावादी खोती जा रही थी, अतः नए उभरते राजवंशों ने उसका दमन कर उसके स्थान पर शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र व्यवस्थित स्थापित की गई। निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना नए आर्थिक परिवर्तनों की भी मांग थी, अतः उन्होंने व्यापार की वृद्धि की पुरानी श्रेणी को समाप्त कर नई उभरती हुई व्यापारिक वर्ग को सहायता देने लगा। अर्थात दोस्तों, पुनः जागरण काल में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। जो पुराने राजतंत्र थे, जो सामंतवादी थे, उसके स्थान पर नए राजवंश का उदय हुआ। नए राजवंशों ने अपनी शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की और उन्होंने आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया और जिससे उन्होंने पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर नए व्यवस्था में व्यापार वर्ग का उदय में सहायता किया। फलस्वरूप कुलीन वर्ग का समाज में महत्व घटने लगा और व्यापारिक वर्ग का प्रभुत्व बढ़ने लगा। मैकियावेली इससे बहुत प्रभावित हुआ, अतः अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में उन्होंने जिन शासक की कल्पना की है और कोई नहीं बल्कि निरंकुश और शक्तिशाली राज्य की ही है, जिसके लिए धर्म, नैतिकता और राजनीतिक सभी का महत्व राज्य की गौरव और शक्ति बढ़ाने के साध्य के रूप में है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो तीसरा प्रभाव था दोस्तों वो था इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। मैकियावेली के समय में इटली की 5 राज्यों में बटा हुआ था तथा वे 5 राज्य निरंतर आपस में लड़ते रहते थे। मैकियावेली को इटली की इस कलहपूर्ण विभाजन को इस बात की आशंका थी कि कहीं इटली के पड़ोसी राज्य इसे कभी भी हड़प सकते हैं और उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। अतः वह चाहता था कि इटली का राष्ट्रीय आधार एकीकरण हो और अपनी स्वतंत्र विकास करने में सफल हो। अतः उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से राष्ट्रवाद के भावी विकास और महत्व को पहचाना और इटली के राष्ट्रवाद के अग्रदूत होने का भी श्रेय दिया। अर्थात दोस्तों, जो इटली इस मैकियावेली के समय जो इटली जो है कई राज्यों में विभक्त हो रहा था, साथ ही साथ वे आपस में निरंतर लड़ते रहते थे। अतः जिसे इन परिस्थितियों को देखकर मैकियावेली एक राष्ट्रीय आधार तैयार करना चाहते थे जो एकीकरण की भावनाओं से हो, जिससे इटली राज्य एक सफल राष्ट्र के रूप में उभर सके। इन्हीं दृष्टिकोण को ही राष्ट्रवाद, इन्हीं दृष्टिकोण के साथ ही मैकियावेली के विचार में राष्ट्रवाद का विचार आया, जो कि बहुत ही श्रेय प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि मैकियावेली का चिंतन
उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों के गहरे प्रभावित था। अतः चाइल्ड ऑफ टाइम की संज्ञा पूर्णतः उचित और उपयुक्त है। अर्थात दोस्तों मैकियावेली को उसके युग का शिशु कहना बहुत ही उचित और उपयुक्त भी है। आइए दोस्तों अब जानते हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में मैकियावेली। मैकियावेली ने अपनी रचनाओं द्वारा मध्ययुगीन विचारों को करारे प्रहार किए। उन्होंने दैवीय कानूनों को अस्वीकार करके केवल मानवीय कानूनों को अस्तित्व को ही स्वीकार किया और राज्य को सर्वोत्तम प्रदान करके निरंकुश राजतंत्र की कटु आलोचना की और राज्य को प्रभुत्व संपन्न पर चर्च को अनुगामी बताया। अर्थात दोस्तों जो मनु की जो राजनीतिक चिंतन थे उन्होंने केवल मानवीय कानूनों को ही अपनाया, जो दैवीय कानून थे उनको तिरस्कार किया, उन्हें अस्वीकारा और राज्य को सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए जो निरंकुश राजतंत्र की कटु आलोचना की। उसने मध्ययुगीन राज्यों की एकता में बाधक सामंतवाद का खंडन करते हुए अपने राज्य में कोई स्थान नहीं दिया, लेकिन इन मध्ययुगीन परंपराओं का खंडन करने मात्र से ही वो आधुनिक युग का प्रवर्तक नहीं बन गया। उनके विचारों में अन्य विशेषताएं भी थी जिन्होंने आधुनिक के बीच विद्यमान थे और वे निम्न थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहले है दोस्तों मैकियावेली ने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सहारा लेकर राजनीतिक प्रश्नों और समस्याओं पर विचार किया और अपने निष्कर्ष निकाले। इस तरह उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक और यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। तो दोस्तों उसकी पहली विशेषता यही है कि मैकियावेली के जो चिंतन है वो क्या है, वैज्ञानिक और यथार्थवाद है। दूसरा जान लेते दोस्तों, मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर राजनीति को धर्म नियंत्रण से पृथक किया। तीसरा है दोस्तों, मैकियावेली की इस दृष्टि से भी उल्लेखित योगदान माना जा सकता है कि उसने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। अर्थात दोस्तों जो मैकियावेली की जो पहली विशेषता है कि उसकी राजनीतिक चिंतन वैज्ञानिक और यथार्थवाद का स्वरूप प्रदान किया। दूसरा है उन्होंने राजनीति में धर्म नियंत्रण से पृथक किया और तीसरा उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग समझा। जो चौथा है दोस्तों वह मैकियावेली को ही संप्रभु राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय दिया जा सकता है। यह एक आधुनिक अवधारणा है। मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवादी तथा अग्रवादी विचारक माना जाता है। मैकियावेली ने सशक्त राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन व्यवहार में वह गणतंत्रवाद जनतांत्रिक व्यवस्था का भी समर्थक था। तो ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों, भले ही मैकियावेली ने सशक्त राजतंत्र शासन का समर्थन किया, लेकिन व्यवहार में वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी समर्थक था। उक्त कारणों से कहा जा सकता है दोस्तों कि यथार्थवादी विचारक और आधुनिक राजनीति विचारक के जनक के रूप में हम मैकियावेली को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के क्या क्या विचार है। राजनीतिक शास्त्र में सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से पृथक करने वाले सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय मैकियावेली को प्राप्त है। तो यदि हम बात करें दोस्तों राजनीतिक शास्त्र में राजनीति को पृथक करने का सिद्धांत के जो प्रथम प्राप्त करता है वो है मैकियावेली। मैकियावेली का चिंतन मुख्य लक्ष्य राज्य का संरक्षक और उनका विस्तार करना है, जबकि नैतिकता का उद्देश्य मनुष्य के नैतिक विकास करना है। मैकियावेली यह चाहता है कि साधारण रूप से शासकों को धर्म और नैतिकता में आस्था प्रकट करनी चाहिए, किंतु यदि उसने राज्यों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो उसे राज्य के हितों में ध्यान रखकर उसे पृथक कार्य करने से संकोच नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जिन साधनों का प्रयोग करेगा वो हमेशा उससे अच्छे पात्र समझे जाएंगे और उनकी प्रशंसा की जाएंगी।
अर्थात दोस्तों मैकियावेली चाहता है कि साधारण रूप में धर्म और नैतिकता में सभी शासकों का क्या होने चाहिए, उसमें आस्था होनी चाहिए। किंतु यदि इससे राज्य में यदि कोई संकट आ रहा है तो हमें क्या करना है, उससे अलग हो जाना है, क्योंकि एक अच्छा शासक वही है जो सही स्थिति में सही तरीके से फैसला ले सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। मैकियावेली कहता है कि राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, जो कुछ वह करता है वह नैतिक व अनैतिक प्रत्युत वह नैतिकता ही निरपेक्ष है। अतः मैकियावेली को अनैतिक कहना न्यायपूर्ण नहीं है, उसके बजाय उसे नैतिकता निरपेक्ष विचारक कहा जाना चाहिए। इसी तरह मैकियावेली ने राज्य के लिए धर्म के बंधनों को मान्यता भी उचित नहीं मानता। हालांकि राज्य की आवश्यकता अनुसार धर्म विरुद्ध कार्यों का प्रबल समर्थक होते हुए भी वह राजनीतिक दृष्टि से धर्म का बड़ा उपयोगी मानता है, क्योंकि धर्म के भय से ही लोग राजा का आज्ञा का पालन करते हैं। तो दोस्तों मैकियावेली का जो राज्य में धर्म के संबंधित मान्यता भी यही है कि यदि उचित समझे तो उसे राज्य के अनुसार धर्म के विरुद्ध कार्यों का समर्थन करते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी मान सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार दोस्तों धर्म के भय के कारण ही लोग क्या करेंगे, राज्यों की आज्ञा का पालन करेंगे। अतः राज्यों के लिए धर्म भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस तरह धर्म का समर्थन होते हुए भी उसने ईसाई धर्म की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि वह परलोक, सहिष्णुता, उदारता आदि गुणों का बहुत बल देता है। उनकी मान्यता थी कि ईसाई धर्म द्वारा इन गुणों पर बल दिए जाने के कारण इटालियन जनता कायर और दब्बू बन गई है, और ईसाई धर्म के साथ साथ वो पोप का भी विरोधी था। अर्थात दोस्तों मैकियावेली ने ईसाई धर्म का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जो इटली की जनता है वो क्या हो जाएंगे, कायर और दब्बूपन हो जाएंगे। अतः उन्होंने ईसाई धर्म के साथ साथ पोप का भी विरोध किया। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं मैकियावेली के राज्य संबंधित विचार। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की असुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। अर्थात दोस्तों मैकियावेली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति स्वार्थी प्रकृति को मानता है। मनुष्य के जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है स्वार्थ, उसे ही मानता है। वह उसे अरस्तु की तरह एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानता। उनकी मान्यता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है, अतः एक मानवीकृत और कृत्रिम संस्था है। अर्थात दोस्तों मैकियावेली जो राज्य को एक मानवीकृत और कृत्रिम संस्था मानता है, वह कहता है कि मनुष्य का स्वार्थ और शक्ति की आकांक्षा राज्य को जन्म देती है, और इसीलिए राज्य को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य की आकांक्षाओं को निरंतर पूर्ति करते रहना चाहिए। मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संगठनों के उच्च और श्रेष्ठ मानता है। समाज के अन्य सभी संगठनों इसके अधीन और इसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य के प्रति उदासीन नहीं है। मैकियावेली को राज्य परिवर्तन मानता है कि उत्थान और पतन होता रहता है। इस दृष्टि से वह राज्य को दो प्रकार में बतलाता है, एक स्वस्थ राज्य और दूसरा है अस्वस्थ राज्य। अर्थात दोस्तों मैकियावेली ने राज्य को दो भागों में बांटा है, एक स्वस्थ और दूसरा अस्वस्थ। स्वस्थ राज्य से तात्पर्य है कि वो जो है वह राज्य निरंतर गतिशील और एकताबंध हो, और अस्वस्थ राज्य का तात्पर्य है कि एक ऐसा राज्य होता है जहाँ गतिहीन हो और उसका विकास अवरुद्ध हो, अर्थात वो कोई विकास न कर रहा हो। तब आइए दोस्तों अब जानते हैं मैकियावेली के शासन संबंधित विचार। मैकियावेली शासन पद्धति को वर्गीकरण में अरस्तु का अनुसरण करता है। इसके अनुसार सरकार 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप होते हैं। यदि दोस्तों बात करें शुद्ध रूपों के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और गणतंत्र। यदि हम अशुद्ध रूप की बात करें तो इसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों अधिकांश तंत्र, वर्णतंत्र
और भीड़ तंत्र या लोकतंत्र। अतः मैकियावेली भी मिश्रित शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि उसने प्रत्येक शासन व्यवस्था के अच्छे गुणों का समावेश होता है, लेकिन उसके विस्तार में सिर्फ दो प्रकार के शासन व्यवस्था का ही वर्णन किया है। एक है राजतंत्र और गणतंत्र। उसने राजतंत्र का वर्णन प्रिंस में तथा गणतंत्र का वर्णन डिस्कोर्सेज नामक पुस्तक में की है। अर्थात दोस्तों, मैकियावेली ने केवल दो ही प्रकार की शासन व्यवस्था का वर्णन किया है, एक राजतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। प्रिंस का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि मैकियावेली का जो राजतंत्र है वो परम प्रशंसक और कट्टर समर्थक है, क्योंकि उसने इटली की तत्कालिक परिस्थितियों के लिए गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, मैकियावेली के जन्म के समय इटली में पुनः जागरण का काल था, इसलिए उन्होंने राजतंत्र को ही इसका सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना। मैकियावेली गणतंत्र की सर्वश्रेष्ठ समर्थन विभिन्न दृष्टिकोणों से करता है। उसके अनुसार गणतंत्र ही एकमात्र ऐसा शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संगठित होकर संपूर्ण जनता शासन संचालन में भाग ले सकती है और शासन संचालन की कला में शिक्षित होकर अधिकृत ज्ञानवान और प्रबुद्ध हो सकती है। मैकियावेली कुलीन तंत्र का विरोधी था। वह उसकी अधिक घृणा करता था, क्योंकि उसने शासक वर्ग हमेशा जनसाधारण के हितों की उपेक्षा करता है, इसलिए वह कुलीन तंत्र को यह वांछित और निष्कृष्ट शासन व्यवस्था मानता है। अतः शासन व्यवस्था के संबंध में मैकियावेली का जो मत है, जहाँ संभव हो वहाँ तक गणतंत्र व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, परंतु कुलीन तंत्र व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। अर्थात दोस्तों, जो मैकियावेली का शासन व्यवस्था संबंधित है, तो मैकियावेली ने जो राजतंत्र या गणतंत्र व्यवस्था को समर्थित किया है और जो कुलीन तंत्र है उनका विरोध किया है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं मैकियावेली के कानून संबंधित विचार। मैकियावेली में समाज कानून निर्माता के महत्व को स्वीकार करता है और उसे सर्वशक्तिमान मानता है। वह अपने विवेक से कानून का निर्माण कर नागरिकों में सद्गुणों का संचार करता है और उन्हें भ्रष्ट होने से बचाता है। अतः केवल राज्य का निर्माण ही नहीं, किंतु सारे समाज का निर्माता भी है। वही कानून के माध्यम से समाज को संपूर्ण नैतिक, धार्मिक और आर्थिक मान्यताओं का निरामन करता है। इस प्रकार मैकियावेली की कानून संबंधित मान्यता प्राचीन और मध्ययुगीन मान्यताओं से भिन्न है। कानून के लिए न तो ईश्वर विवेक और न ही सार्वभौम मानवीय विवेक का प्रतीक है। अर्थात दोस्तों, मैकियावेली के जो कानून संबंधित विचार है, उन्होंने कानून निर्माण के महत्व को स्वीकारा है और उसे वो सर्वशक्तिमान मानता है। उसके अनुसार कानून ही जो है राज्य को निर्माण में सहायता प्रदान करता है और वही जो है समाज में व्यक्ति के नैतिक, धार्मिक और आर्थिक मान्यताओं को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करता है। वह न तो दैवी कानून में विश्वास रखता है और न ही प्राकृतिक कानून में। रीति रिवाजों के कानून को भी वह स्रोत नहीं मानता। उनकी दृष्टि से कानून सिर्फ शासक का आदेश है और उसकी सफलता का आधार राज्य का सफलता है। अर्थात दोस्तों, वह कानून के संबंध में न तो किसी दैव्य को मानता है, न तो किसी रीति रिवाज के कानून को मानता है। नहीं, उसकी दृष्टि में कानून का अर्थ सिर्फ यही है दोस्तों कि वह शासक या राज्य का आदेश, क्योंकि इसी से राज्य की सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मैकियावेली के विचारों की आलोचनाएं किन किन आधार पर की जाती है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु और आधुनिक युग के पिता की संज्ञा दी गई है, किंतु राजनीतिक चिंतन के विकास के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी चिंतन में एकाधिक आधारभूत दोष दृष्टिगत किए गए हैं, अर्थात उनकी आलोचनाएं भी की गई हैं, जो इस प्रकार है। पहला है दोस्तों, क्रमबद्ध राजनीतिक चिंतन का अभाव।
दूसरा है दोस्तों धर्म विहीन राजनीति का प्रतिपादन। तीसरा है दोस्तों मैकियावेली की आलोचना उसकी उस धारणा से हुई है कि राज्य नैतिक नहीं जानता कि वो कुछ जानता है, वह नैतिक और अनैतिक प्रत्युत की पूर्णतः नैतिकता रहित है। मैकियावेली के विचारों की आलोचना का एक आधार ये भी है कि वह एक राजनीतिक महत्वाकांक्षी था। साध्य को साधन का औचित्य उचित नहीं और उसमें परिपक्वता का अभाव है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, मैकियावेली का जन्म पुनः जागरण काल हुआ, जिसके कारण उनमें परिपक्वता का अभाव था। तो इनकी इस आधार पर भी मैकियावेली की आलोचना की जाती है। अब जान लेते हैं दोस्तों मैकियावेली के विचारों का महत्व क्या है। तो पहला दोस्तों यथार्थवादिता। मैकियावेली का विचार राष्ट्रीय संप्रभुत्व राज्य की स्थापना का कार्यक्रम दर्शाते हुए भी एक यथार्थवाद विचारक को सिद्ध करता है। कूटनीति साहित्य के क्षेत्र में महत्व रखता है। जो मैकियावेली का जो विचार है दोस्तों, उसे कूटनीति साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक चिंतन में आधुनिकता का प्रतिपादन। तो दोस्तों मैकियावेली ने अपने विचार में जो पुराने सामंतवादी विचार हैं उन्हें हटाकर नए वैज्ञानिक विचार प्रतिपादित किया है, जिससे उसकी चिंतन में हमें आधुनिकता का प्रतिपादन दिखाई देता है। भावी चिंतकों पर मैकियावेली का प्रभाव। क्योंकि दोस्तों मैकियावेली का जन्म पुनः जागरण काल में हुआ, जिसके कारण कई भावी चिंतकों का प्रभाव मैकियावेली के विचारों पर पड़ा। राज्य की निरंकुशता का समर्थक सभी विचारकों को हम राष्ट्रवादी कह सकते हैं। मैकियावेली इसका प्रथम विचारक है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि उस समय इटली कई राज्यों में बटा हुआ था वे और राजाएं जो है आपस में लड़ रहे थे। तब इन परिस्थितियों को देखकर मैकियावेली ने राष्ट्रवाद की अवधारणा स्थापित किया और अपने देश में एकीकरण स्थापित करना चाह रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रवाद संबंधित अपने प्रथम विचारक होने का श्रेय भी प्राप्त किया। तो इस प्रकार व्यवहारवादी राजनीति, शासन कला, कूटनीति तथा युद्ध की कला से संबंध में मैकियावेली के विचारों का पर्याप्त महत्व है। भले ही चिंतात्मक राजनीति की प्रतिपादन उसने नहीं किया, तथापि सक्रिय राजनीति के साहित्य को मैकियावेली की देन अनुपम है। आइए दोस्तों अब जानेंगे मैकियावेली और कौटिल्य के बीच की तुलनाएं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे उनमें क्या क्या समानताएं हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक में जो स्थान कौटिल्य का है, वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में मैकियावेली का है। इसलिए दोस्तों इन दोनों के बीच भी बहुत महत्वपूर्ण समानताएं पाई जाती हैं। मैकियावेली इटली का एक महान राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखना चाहता है, जिसका शासक मेडिसी सम्राट लॉरेंजी होता है। मैकियावेली का उसका प्रमुख सलाहकार मंत्री होता है। इसलिए उसने मेडिसी के मार्गदर्शन के लिए अपने ग्रंथों में शासन, युद्ध और प्रशासकीय आचरण कला के व्यवहारिक सिद्धांतों की विवेचना किया था, परंतु लेखक को राजा की ओर से निराशा का सामना करना पड़ा। इसी के विपरीत कहें दोस्तों तो कौटिल्य भी एक सक्रिय राजनेता थे, जिसने कूटनीति के आधार पर हिन्नद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट होने का अवसर प्रदान किया। सम्राट ने उसे अपना प्रमुख मंत्रदाता बनाया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी प्रिंस और डिस्कोर्सेस की भांति सम्राट के निर्देशन के लिए लिखी गई की रचना मानी जाती है। दोनों लेखकों के समक्ष राज्य की सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने की समस्या थी और तत्कालिक परिस्थितियों में दोनों का निष्कर्ष भी यही था कि एक शक्तिशाली राजतंत्रीय व्यवस्था समस्या का समाधान हो सकता है। अर्थात दोस्तों जो उनके राजनीतिक विचार थे दोनों लगभग एक दूसरे से अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार मिलती है। इस दृष्टि से जहाँ तक दोनों रचनाओं में शासन तथा युद्ध कला के संबंध में विचार प्रस्तुत करने का प्रश्न है,
विचार साम्य है कि परंतु जहाँ तक दोनों के राजनीतिक दर्शन में व्यापक प्रश्न है, उपयुक्त समता विषयक तथा पृष्ठभूमि आ जाते हैं और मैकियावेली के विचारों की संकीर्णता कौटिल्य के व्यापक दर्शन के समक्ष विलुप्त हो जाती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं उनमें क्या क्या असमानताएं थी। मैकियावेली और कौटिल्य के बीच क्या क्या असमानताएं। तो पहला था दोस्तों मानव स्वभाव। मैकियावेली ने राज्य संबंधित विचारों के आधार पर उन्होंने मानव स्वभाव के संबंध में निष्कर्ष निकाले कि वे संकीर्ण थे। इसके विपरीत कौटिल्य का शास्त्र अध्ययन अत्यंत व्यापक था। अर्थात दोस्तों मानव स्वभाव के अंतर्गत जो मैकियावेली का जो अध्ययन था वो संकीर्ण था, जबकि कौटिल्य का शास्त्रीय अध्ययन अत्यंत व्यापक था। दूसरे दोस्तों राज्य संबंध विचार। मैकियावेली के बारे में कहा जाता है कि उसका दर्शन राज्य के सिद्धांत पर न होकर राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, परंतु कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में राज्य की लोक कल्याणकारी आदर्श का प्रतीक है। तीसरा अंतर है दोस्तों मैकियावेली के समक्ष शासन का वर्गीकरण राजतंत्र व गणतंत्र के गुणों से अत्यंत से व्यक्त करके ही तक सीमित रहा, किंतु उसने कुलीन तंत्र की घृणा की थी। कौटिल्य भी राजतंत्र थे, परंतु उन्होंने राजतंत्र निरंकुश व स्वेच्छाकारी नहीं कहा जा सकता। तो ये कुछ अंतर थे। चौथा अंतर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो कूटनीति व सैद्धांतिक विचार अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किए हो आज के अंतर्राष्ट्रीय आचरणों के बहुधा किया जा सकता है। मैकियावेली के समक्ष भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं व्याप्त थे, परंतु उन्होंने उसका विवेचन करने में असमर्थ रहा। अर्थात दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचार में जो कौटिल्य ने प्रस्तुत किया उसकी प्रासंगिकता आज भी है, किंतु मैकियावेली ने जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर जटिल व्याख्या की है उनकी विवेचना करने में वो असमर्थ रहा। मैकियावेली के दर्शन धर्महीन राजनीति का सहारा लिया। इसके विपरीत आचार्य कौटिल्य ने क्या कि हिंदू धर्म ग्रंथों आचार व्यवहार धर्म के कानूनों का सर्वोपरि मानकर उसके अनुसार आचरण करने की शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों ये था मैकियावेली के राजनीतिक विचार। यदि ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।